सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 23 अक्टूबर 2022। आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल करने वाले हैं, वो है फैटफ एग्जिट। फैटफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और अब इसमें क्या है, जिसमें आपको पता है कि जी पाकिस्तान जो है ना 2018 से ग्रे लिस्ट में था, और अब वहाँ से हम निकल गए हैं 4 साल की तगोदो के बाद। तो उस वाले से हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल है, तो इसमें मैंने नोट्स जो है ना इसमें ही इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कीजिएगा तो सारे आपको ये शो हो जाएंगे मीनिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने सारा इसमें बताया हुआ है। पहले ये खासतौर पे करंट अफेयर्स के हवाले से है ना, आप बहुत ज़्यादा इसमें देखिएगा कि पाकिस्तान कब ग्रे लिस्ट में आया और कब यहाँ से निकला। इसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है कि फैटफ क्या है, इसका काम क्या है, फिर ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या है, फिर उसमें टाइमलाइन मैंने पूरा दिया है कि पाकिस्तान अब तक 3 मरतबा जो है ना वो ग्रे लिस्ट में आया है, कि कब कब आया है, पूरा टाइमलाइन दी हुई है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को डिटेल से देख लीजिएगा। और ये अभी पाकिस्तान निकला है ग्रे लिस्ट में, तो उसमें फिर आगे हमने देखा है कि और कौन से ममालिक थे जो ग्रे लिस्ट में आए और ग्रे लिस्ट से निकले। पाकिस्तान के अलावा और भी ममालिक हैं, और कौन सा मुल्क इस मरतबा ब्लैक लिस्ट में आया है। ठीक है, इस सारी चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फैटफ है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ना, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। बेसिकली फैटफ का काम क्या है, ये देखता है कि वो ममालिक जहाँ पे जो है ना लॉज बड़े नरम हैं किसको लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेके, जहाँ उसको ये लगता है कि भाई ये जो सारे पैसे हैं इलीगली हासिल किए गए वो इन चीज़ों पे लग सकते हैं, तो वो फिर रेकमेंड करता है और फिर इसको जो है ना वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि भाई आपने इतने टाइम में अपने लॉज जो है ना उनको सख्त करना है ताकि इसको रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिज्म फाइनेंसिंग को। और अगर वो मुल्क उस टाइम फ्रेम में नहीं अचीव करता, जो रिकमेंडेशंस दी गई होती हैं, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसको आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये फैटफ रिकमेंडेशंस की मैंने अब बात कर ली। ठीक है, और उसके अलावा ये इसका बेसिकली काम क्या है कि प्रिवेंट करे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, करप्शन को और टेररिज्म को। ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, और इसमें ये है कि ये अपने जो स्टैंडर्ड्स है उसको रिव्यू भी करता रहता है, क्योंकि देखिए नई चीज़ें आती रहती हैं। जिस तरह यहाँ पे बता रहा है कि जी क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, जब इसने पॉपुलैरिटी अख्तियार की, ज़्यादा आ गई क्रिप्टो करेंसीज में, तो इसने अपने रिकमेंडेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होती हैं, उसको क्या है रिव्यू भी किया। और यहाँ पे अगर देखें फैटफ क्या करता है, मॉनिटर करता है उन ममालिक को ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके फैटफ स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल तौर पे और इफेक्टिवली मौसर तौर पे। और उन ममालिक को क्या करता है, होल्ड टू अकाउंट करता है, डेट डू नॉट कंप्लाई। ठीक है, जो मतलब नहीं फॉलो करते स्टैंडर्ड्स को, तो फिर जाहिर है उसको पेनल्टिव मेयर के तौर पे जो है ना आप ग्रे लिस्ट में, और फिर अगर वो भी ना करे तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो फैटफ का हो गई बात। उसके अलावा अगर हम देखें अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। बाकी इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा, करंट अफेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि भाई अभी जो हैं इनके प्रेसिडेंट कौन है। ये टी राजा कुमार हैं, 2 साल के लिए ये बने हैं प्रेसिडेंट 2022 में, और 2024 तक ये रहेंगे। अब टी राजा कुमार के नाम से तो लगता है इंडियन है, लेकिन बेसिकली ये है ना, ये इनका ताल्लुक सिंगापुर से है। और इन्होंने क्या किया है, ही सक्सीडेड डॉक्टर मार्कस प्लेयर। ठीक है, तो सक्सीडेड होता है इसके बाद आए हैं, यानी ये टी राजा कुमार से पहले प्रेसिडेंट कौन थे फैटफ का, ये डॉक्टर मार्कस प्लेयर था। अच्छा, अब ये तो हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया कि जी फैटफ है क्या, इसका काम क्या है। और अच्छा, अब हमने दूसरी चीज़ देखनी है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि 3 मरतबा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया है, और ख़तरा हर दफ़ा होता था कि हम ब्लैक लिस्ट में ना आ जाएं, तो पहले हम ग्रे लिस्ट देख लेते हैं कि जब भी फैटफ है ना एक किसी जुरिस्डिक्शन को, कंट्री को इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली लिस्ट में डाल देता है, उसका मतलब होता है कि जी कंट्री जो है वो कमिटेड तो है कि अपने जितने भी जो कवानीन में गैप्स हैं उनको पूरा करने में, लेकिन क्या है अभी जो उनके कवानीन है वो इतने सख्त नहीं है, तो वो उसको एक टाइम फ्रेम दे देता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको ये मैंने बताया कि वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करते रहते हैं, तो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो टाइम फ्रेम दे देते हैं कि आपने जो है ना उतने टाइम में अपने स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो इनेक्ट कर लेना है अपने लॉ में। तो फिर उतने अरसे के लिए आपको क्या है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट ये होती है कि ये हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन वाले होते हैं ममालिक, और ये मतलब ये कंप्लाइंट भी नहीं होते ना, वो तो कम से कम कहते हैं कि अच्छा जी टाइम फ्रेम दे दें, हम अपने लॉज में चेंजेस ले आएंगे। लेकिन ये होते हैं, ये नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, डेफिशिएंट इन ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो मतलब ये बिल्कुल ताउन वगैरह नहीं करते। तो ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में फ़र्क आ जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब थोड़ी-सी हम टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि पाकिस्तान कब-कब ग्रे लिस्ट में आया, कब वहाँ से निकला और अभी मौजूदा क्या सूरत-ए-हाल है। अच्छा, पाकिस्तान जो है 3 मरतबा जो है वो ग्रे लिस्ट में आया है। पहली मरतबा पाकिस्तान जो है वो आया था फरवरी 8 2000 फरवरी 28 2008 में, ठीक है? पाकिस्तान को पहली मरतबा जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा गया क्योंकि इन्होंने कहा कि भई ये एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सीएफटी स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो अ, नहीं मीट कर सका है, ठीक है? और उसको कहा गया कि जी आप क्लोजली वर्क करें एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी के साथ ताकि टारगेट्स को अचीव किया जा सके। अच्छा, अब 2008 में तो हम ग्रे लिस्ट में आ गए, फिर क्या हुआ और कितनी देर हम रहे? जून 2010 तक। जून 2010 में पाकिस्तान निकल गया फैटफ लिस्ट से कि जब कंट्री ने ये दिखाया, प्रोग्रेस दिखाई, तरक्की दिखाई कि इसने इम्प्रूव की है एएमएल सीएफटी रिजीम को और इसमें इन्होंने इनेक्ट किया परमानेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, ठीक है? अच्छा, अब ये तो पहली मरतबा हो गया। 2008 में हम आए ग्रे लिस्ट में, जून 2010 में हम यहाँ से निकल गए। फिर फरवरी 16 2012 में क्या हुआ, एक मरतबा फिर हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में आए कि जिन्होंने कहा जी नहीं अब आप कंप्लायंस नहीं कर रहे इसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की और कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, तो हमको दोबारा जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया फरवरी 16 2012 में, ठीक है? उसके बाद फरवरी 26 2015 में जो है ना हम रिमूव कर दिया गया फैटफ की जानिब से ग्रे लिस्ट से, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस दिखाई है अपने एएमएल सीएफटी रिजीम में जो है ना वो बेहतरी लेके आए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जी मुल्क ने जो है इस्टेब्लिश कर लिया है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ताकि पूरी की जा सकें कमिटमेंट्स इन इट्स एक्शन प्लान, ठीक है? तो ये तो 2 दफ़ा के लिए हो गया, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2008 में गए ग्रे लिस्ट में, 2010 में बाहर आए, फिर हम 2012 में ग्रे लिस्ट में गए और फिर हम 2015 में ग्रे लिस्ट से बाहर आए, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी जो हम 21 अक्टूबर 2022 को ग्रे लिस्ट से निकले हैं, इसमें हम एंटर कब हुए थे? हम हुए थे जून 28 2018 में, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जून 14 से 17 2022 में ये हुआ। अभी बीच में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है? वो तो ज़ाहिर है इतना मतलब पॉसिबल नहीं था कि मैं बताऊँ, लेकिन वो सारी उसकी टाइमलाइन थी कि भई उसमें क्या-क्या होता रहा, बीच में इंस्पेक्शन होती रही, पाकिस्तान को कहा जाता रहा अब ये रिकमेंडेशंस हैं इनको पूरा करें। तो अब ज़ाहिर है ये 2018 से सीधा 2022 नहीं आ गए, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको अभी वो करवा रहा हूँ कि जून 14 से 17 2022 में क्या हुआ कि 4 डे इनका सेशन हुआ बर्लिन में, जर्मनी में और उसमें उन्होंने कहा कि जी फैटफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 आइटम्स जिनको दिए गए थे एक्शन प्लान को वो इसने पूरा कर लिया है और फिर उन्होंने कहा कि जी हम ऑन साइट विजिट करेंगे ताकि वेरीफाई करें कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है कि नहीं और उसके बाद जो है ना हम इसको यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर 2022 तक जो 15 मेंबर जॉइंट डेलीगेशन था फैटफ का, एपीजी का, उसने ऑनलाइन विजिट किया पाकिस्तान, ठीक है? ताकि वो वेरीफाई करे कि मुल्क ने पाकिस्तान ने कंप्लायंस की है कि नहीं, ये 34 पॉइंट एक्शन प्लान था, ठीक है? उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया फैटफ के इनहांस मॉनिटरिंग लिस्ट से जब इसने मीट कर लिए पूरे कर लिए 34 एक्शन आइटम्स 2 करंट एक्शन प्लान्स में ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, यानी 2018 के बाद हम यहाँ पे 21 अक्टूबर 2022 को इस लिस्ट से बाहर निकल आए, ठीक है? तो ये 3 दफ़ा जो हैं पाकिस्तान अब तक ग्रे लिस्ट में आया है और यहाँ से निकल गया है और ठीक है? और ये हिस्ट्री हो गई हमारी। उसके बाद जो है यहाँ का अगर हम देखें, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जी म्यांमार जो है ना उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। जब इसने ये जायज़ा लिया है ना, जब पाकिस्तान को निकाला है ये 21 अक्टूबर को, तो वहाँ पे म्यांमार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हवाले से याद रखिएगा कि जी म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में इसमें शामिल किया है अभी इसने फैटफ ने, ठीक है? क्योंकि इसने ये देखा कि भई ये यहाँ पे लैक ऑफ प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस नहीं दिखा सके। यहाँ की इनकी जो मिलिट्री हुकूमत है वो नहीं प्रोग्रेस दिखा सकी इन लॉज के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से किस तरह कॉम्बैट करना है, तो इसको म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है? उसके अलावा जो है जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है तो उस टाइम पे किस किस मुल्क को जो है ना ग्रे लिस्ट में डाला है, उसमें कॉन्गो है, तंजानिया है, मोज़म्बिक है, इसको फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला है। अच्छा, अब छोटा सा मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किया था लेकिन आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आता था, जवाब नहीं आता था, तो फिर मैंने सिलसिला बंद कर दिया। अब एक मतलब फिर बहुत ही आसान छोटा सा सवाल पूछा है, ठीक है? सिर्फ चेक करने के लिए क्या
थोड़ी सी अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम करंट अफेयर वगैरह भी शुरू कर लेंगे। अब पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट से निकाला गया है तो पाकिस्तान के साथ एक और मुल्क भी है जिसको ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। कमेंट सेक्शन में आपने उस मुल्क का नाम बताना है। ठीक है, ये 3 ममालिक तो ये थे ना, कॉन्गो, तंजानिया, मोज़म्बिक, इसको शामिल किया गया है फैटफ की ग्रे लिस्ट में। आपने बताना है पाकिस्तान के साथ उस दूसरे मुल्क का नाम जिसको रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट से। ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो मेरी कोशिश होगी कि वीकली करंट अफेयर का सिलसिला भी डाउन का शुरू कर सकूं। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोगों को है ना कोई इंटरेस्ट शो करेंगे। पिछली बार मैंने 3 सवाल पूछे थे, किसी एक बंदे ने एक का भी जवाब नहीं दिया। 1 महीना पहले मैंने सिलसिला शुरू किया था, तो फिर आप लोगों को इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर मैंने भी इसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, तो ये नाम आपने बताना है कमेंट में कि जिसको ग्रे लिस्ट से रिमूव अभी किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा एडिटोरियल देख लेते हैं। मेरी कोशिश थी कि एडिटोरियल तो मतलब सारे उसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी आपको मैं बेस बना सकूं कि भाई क्या है फैटफ, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या है, और पाकिस्तान की टाइमलाइन में आपको दे सकूं कि कितनी मरतबा ग्रे लिस्ट में आया है और अभी तक की क्या सूरत हाल है। अब इसको हम बाकी एडिटोरियल को जल्दी से देख लेते हैं। करेंगे जी, after nearly 4.5 years of trials and tribulations, Pakistan has finally exited the fat of so-called grey list of countries. उनका तकरीबन 4.5 सालों बाद जो है ना, ट्रायल एंड ट्रेबुलेशंस के बाद, ट्रायल एंड ट्रेबुलेशंस क्या होते हैं कि वो टेस्ट ऑफ वंस पेशेंस और इंडोरेंस के, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब आपको बर्दाश्त करनी पड़े। जिस तरह हर दफ़ा जिस तरह टाइमलाइन में हमने देखा 2018 था, फिर 2019 में इनके रिकमेंडेशंस आ रही हैं, फिर वो पूरी टाइमलाइन में कि जी आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो वो पीरियड जो होता है वो बड़ा आपका पेशेंस एंड्योरेंस का होता है। आप सारा काम करते हो, उसके बाद आपको फिर कह दिया जाता है नहीं आपने ये काम नहीं किया, इसको ये वाली रिकमेंडेशंस भी पूरा करें, ये भी करें। तो ये 4.5 साल का ये मुश्किल टाइम था। ठीक है, जहाँ ये सब कुछ सबूतें वगैरह बर्दाश्त करनी पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने आखिरकार एग्जिट कर लिया है फैटिफ की सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ये सारा कुछ बता चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकला है। फैटिफ क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, तो ये हमने देख लिया। बाकी ये है कि मैं मतलब सेंटेंसेस के भी जुमले लिखे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो ना, ये है ट्रायल एंड ट्राइबुलेशन, तो इसके मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है जनरल सेंटेंस ना। तो ये आप लाजमी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा करें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते। तो अब ये इतने ज़्यादा नोट्स होते हैं, सारे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो पीडीएफ में आप ज़रूर पढ़ा करें। और कोशिश किया करें जब वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ पीडीएफ भी आपका ओपन हो और ये सारे मीनिंग्स जो है ना आपके पास शो हो रहे हो डब्ल्यूपीएस ऑफिस में। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा जी 4.5 साल बाद पाकिस्तान यहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये कामयाबी है जिसको क्या है सेलिब्रेट किया जाना चाहिए एक एग्जांपल के तौर पे कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है अगर मुल्क जो है ना और उसकी लीडरशिप जो है काम करे एक कॉमन गोल, एक मकसद के लिए। ठीक है, ये सबका मकसद एक ही हो। उन्होंने कहा ये जो एग्जिट है ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है, इसको बड़ी देर से इसका इंतजार किया जा रहा था, विद द कंट्री होपिंग फॉर अ रिप्रीव आफ्टर ईच प्रोग्रेस रिव्यू हेल्ड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। जब मैंने आपको बताया कि मतलब काफ़ी मुश्किल टाइम था, कई दफ़ा रिव्यू किया गया, तो उन्होंने कहा ये बड़े अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था कि पाकिस्तान यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकले और मुल्क जो है उम्मीद कर रहा था रिप्रीव के लिए। रिप्रीव होता है कि जब आपकी कैंसिलेशन हो गई, पोस्टपोनमेंट, पनिशमेंट, यानी यहाँ पे से क्या मुराद है कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि फिर जब भी प्रोग्रेस रिव्यू होता था पिछले कुछ सालों में। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद जो है ना उसको कहा गया था कि जी 2 करंट एक्शन प्लान्स जो है ना फैटिफ के टाइम से कहा गया था कि जी आपने इसको फॉलो करना है, और इसमें ट्रैक किया गया था कंप्लाइंस ऑन टोटल ऑफ 34 एक्शन पॉइंट्स के 34 एक्शन पॉइंट हैं जिनको आपने पूरा करना है। उनका इट इज़ नो मीन फीट दैट द कंट्री केम थ्रू ऑन देम ऑल इवन दो इट सीम्ड एट टाइम्स दैट द गोल पोस्ट वर बीइंग शिफ्टेड टू पुट इट एट अ डिसएडवांटेज। उनका इट इज़ नो मीन फीट, नो मीन फीट होता है कि कोई छोटी कामयाबी होना। उन्होंने कहा कि कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुल्क है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब होता है कम थ्रू का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है कि पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है ये सारे 34 एक्शन पॉइंट्स थे, इनको हमने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा अगर चाहे एट टाइम्स कुछ वक्तों में ऐसा लगता था दैट गोल पोस्ट वर बीइंग शिफ्टेड। अच्छा, गोल पोस्ट वर बीइंग शिफ्टेड इसका मतलब होता है आप किसी भी बेसिकली ये नेगेटिव कॉन्टेशन में यूज़ होता है कि जी जब इनको लगता था कि भाई पाकिस्तान ये काम पूरे करने लगा तो वो क्या है और रिकमेंडेशन दे देते थे। तो यहाँ तक भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है खासतौर पर इंडिया की जानिब से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो क्योंकि कई और ममालिक भी थे, अगर हम देखें तो वहाँ पे भी टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इतने ज़्यादा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो कवानीन थे वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन उनको ये है ना वो उन मसाइल का सामना नहीं था जो पाकिस्तान का था। तो इसलिए यहाँ पे भी ये बात की जा रही है
कि ऐसा दिखाई देता था कि गोल पोस्ट को क्या है शिफ्ट किया गया था। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आप जो क्या है uh, you mean that they have changed the rules in a situation or an activity in order to gain an advantage for themselves and to make things difficult for other people। कि जिस तरह यहाँ पे 34 पॉइंट आपको पता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, और उसके दरमियान आप बीच में एक और चीज़ दे दो, एक और चीज़ दे दो, तो ये क्या है, ये मतलब शिफ्टिंग द गोल पोस्ट है कि आपको कहा गया है उसमें और चीज़ें आप उसमें क्या है ऐड कर दो। तो बेसिकली उनका ऐसा लगता था कि उसके दरमियान जो है ना वो अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है बेसिकली पाकिस्तान को, इस तरीके से करके कि जी अब आपने ये करना है, अब आपने वो करना है, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने कहा जी a FATF team had towards the end of the August this year verified Pakistan's progress in reforming its anti-money laundering regime as well as the measures taken to block terrorism financing and found them to be satisfactory। और उन्होंने कहा ये FATF टीम जो थी उसने अगस्त के एंड में है ना उसको वेरीफाई किया, उसकी तस्दीक की कि पाकिस्तान ने वाकई प्रोग्रेस दिखाई है ये इस्लाहात लाने में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम के हवाले से, और साथ ही साथ मैयर्स लिए गए हैं कि किस तरह टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है, और उसने इस सबको क्या है सेटिस्फैक्ट्री जाना कि हाँ भाई ठीक है इन्होंने ये सारे काम किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की वो रखा गया था फेटिफ की इन्हांस मॉनिटरिंग लिस्ट में, वो क्या है हैड बीन वाइडली रिजेंटेड। वाइडली रिजेंटेड होता है इसको डिसलाइक किया जाना, एंग्री किस चीज़ पे एंग्री होना, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि और ममालिक भी थे जहाँ पे कवानीन थे सख्त नहीं थे लेकिन उनको यह है ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया था, तो इस चीज़ को यह है ना थोड़ा गम गुस्सा भी था पाकिस्तान को कि भाई ख़ासतौर पे सबको पता है कि भाई इंडिया की कोशिश होती है कि लॉबिंग करके पाकिस्तान को यह है ना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिराया जाए। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ पे पाकिस्तान का ये जिस तरीके से अनफेयरली ट्रीट किया गया, लेकिन वहीं पे जो है ना इसने बड़ा फ़ायदा किया मुल्क का। किस तरह कि उन्होंने कहा एक जो जब प्रेशर था इंटरनेशनल वॉचडॉग की जानिब से कि पाकिस्तान कवानीन बनाए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने काम किया कि ओवरहॉल करें। ओवरहॉल करने के आप चेंजेस लाएँ पूरे सिस्टम में, कि हम सिस्टम में चेंजेस लेके आए, किस हवाले से कि रेगुलेशन के हवाले से, फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से, ताकि एनहांस किया जा सके मॉनिटरिंग को कि ऑफ हु हैज़ बीन यूजिंग इट एट हाउ, कि मतलब पूरा सिस्टम है उसको क्या है ओवरऑल किया गया फाइनेंशियल सिस्टम को लेके। उन्होंने कहा जहाँ एक तरफ से हमें लगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये फेटिव हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, वहीं पे उन्होंने कहा जब ये अथॉरिटीज़ ने सब मिल के काम किया इस हवाले से, तो हमारा क्या है फ़ायदा ही हुआ। उन्होंने कहा ये ना सिर्फ इसने हेल्प किया हमें फेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करने में, साथ ही साथ जो है ना इसने ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया नेफेरियस एलिमेंट्स के लिए, विकेट और क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए, कि वो सिस्टम को इस्तेमाल करें, कि वो ब्लैक मनी को इस्तेमाल करें और वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकें। और इसने कहा ओवरसाइट ऑफ द वेरियस चैनल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विल ग्रेटली strengthen the state's hands at its targets criminal activities and the proceeds from crimes in future। और इनका इसकी सारी ओवरसाइट करना, इसकी ओवरसीइंग करना, निगरानी करना इस सारे सिस्टम की, चैनल और फाइनेंशियल सिस्टम की, ये स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती लाएगा स्टेट के हवाले से, कि जब ये टारगेट कर रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और जो प्रोसीड्स हैं क्राइम्स की मुस्तकबिल में। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब उन्होंने कहा अब सवाल ये पता होता है कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएँ? अब तक तो ये था कि अथॉरिटीज़ हमें वो कह रही थी, हमने वो पूरा किया क्योंकि हमने ग्रे लिस्ट से निकलना था, वो तो हम वहाँ निकल गए। एक तरह की प्रिस्क्रिप्शन हमें दे दी गई थी, जिस तरह आपको कहा जाता है कि जी 1 2 3 ये सारे काम आपने करने हैं। तो उन्होंने कहा ये जो हमें प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी फेटिव की जानिब से, वो तो हमने कर लिया, अब हम क्या करें? अब कह रहे हैं जी बट दे शुड टेक द बेटन एंड कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग द पाकिस्तानी फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन उनका अब इसको क्या है टेक द बेटन करना होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जारी रखना होगा, मजबूत बनाना पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को। उन्होंने कहा कोई नहीं समझता इसकी डेफिशिएंसीज बेटर देन द पीपल हु ऑपरेट विद इन इट, और कोई नहीं समझता इसकी जो कमियां हैं उससे बेहतर जो यहाँ पे ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। उन्होंने कहा उसको इस इनसाइट्स को समझना चाहिए, इस परसेप्शन इस अवेयरनेस को समझना चाहिए, ताकि प्लग करें कि ख़त्म करें जो भी रिमेनिंग गैप्स रहते हैं, और ये यकीनी बनाएं कोई वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, कोई झोल ना हो जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। और उसने कहा जी फैक्ट ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी ना आता फेटिव ग्रे लिस्ट में, अगर हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम किया होता और प्रोएक्टिवली काम किया होता माजी में। ग्रे लिस्टिंग स्केयर्स बोथ इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं ग्रे लिस्ट से होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भी ग्रे लिस्ट में आ गया तो इससे क्या होता है। तो ये वो चीज़ बता रहे हैं कि ग्रे लिस्टिंग से क्या होता है, ये स्केयर्स बोथ इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, ये बिल्कुल डरा देता है इन्वेस्टर्स को और लेंडर्स को, हर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और मुतासर होती हैं इससे एक्सपोर्ट्स, और क्रिएट्स अ बैरियर फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फ्रीली इन द कंट्री। और एक तरह का ये रुकावट खड़ी कर देता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कि वो शामिल हो आज़ादाना मुल्क के इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में। और उन्होंने कहा कि जी अब हमें हर वो काम करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए कि अब हम दोबारा इस रिस्क में ना आए, क्योंकि 3 मरतबा तो हम आ गए हैं यहाँ से, ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब हमें कोशिश करनी चाहिए दोबारा हम यहाँ पे ग्रे लिस्ट में ना आए। पाकिस्तान उन्होंने कहा एक मुश्किल वक्त में है अपनी हिस्ट्री के, और जो ग्लोबल पावर्स हैं ना अब वो एवर्स टू नहीं है, कि मतलब डिसलाइकिंग नहीं है किस हवाले से कि जी वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो
उँगली उठाएँ और जो है इनको पनिश करें इसके ट्रांसग्रेशंस के लिए कि अगर कोई चीज़ ये लॉ के अगेंस्ट करते हैं तो उसको पनिश करें। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब अब हमें इतनी ज़्यादा उस तरह सपोर्ट नहीं है ग्लोबल पावर्स की जानिब से कि भई अगर हमने कुछ गलत भी हुआ तो हमें क्या है माफ़ी मिल जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो परसीव्ड और अदरवाइज़ ट्रांसग्रेशंस हैं तो उसकी वजह से हमें सज़ा मिल जाएगी ग्लोबल पावर्स की जानिब से, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या है केयरफुल रहना पड़ेगा। इट वुड बी वाइज़ टू कवर आवर फ्लैंक्स स्पेशली इफ एनी वीक स्पॉट्स may create further sanction risks। उन्होंने कहा ये ज़्यादा अकलमंदाना बात होगी कि हम जो है ना अपने जो भी ग्रुप और सारे आप दूसरे ममालिक हैं उनसे ज़्यादा बेहतर जो है ना ये लॉज वगैरह बनाएं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे इसको टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, ताकि क्या हो खासतौर पे जितने भी उनका जो कमियां हैं स्पेशली इफ एनी वीक स्पॉट्स में क्रिएट फर्दर सैंक्शन रेस के उनका जो भी कमियां हैं वो वजह बने मजीद पाबंदियों की ख़तरे के। तो उन्होंने कहा हमें और ज़्यादा फिर ज़रूरत है कि जो दूसरे ममालिक हैं उनसे हम ज़्यादा जो है ना इस जो लॉज हैं हमारे क्या हैं ज़्यादा सख्त हों ताकि हमें दोबारा ख़तरा ना हो। जिस तरह हम 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में आके वहाँ से निकल गए, मतलब हर दफ़ा हम नहीं निकल सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको मैं और आपसे डिस्कस करूँगा कि यहाँ से निकल तो गए हैं, तो अब काफ़ी लोगों का ये ख़्याल है कि भई अगर हमारी हुकूमत चेंज ना हुई होती, इमरान खान की हुकूमत होती, तो अमेरिका प्रेशर में डालने के लिए पाकिस्तान को ये है ना वो रखता ग्रे लिस्ट में। क्यों लेकिन क्योंकि रजीम चेंज के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, उसके बाद जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके बाद ख़ास तौर पे टाइमिंग भी इसकी बड़ी अहम है कि जब ये इमरान खान को नाअहल किया जाता है, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है। तो मतलब ये एक तरीके से रिवॉर्ड कह सकते हैं कि आप जो अमेरिका कह रहा है आप पूरा कर रहे हो, तो आपको यहाँ से निकाला गया। तो वो भी काफ़ी बात हो रही है, और इंडिया भी जो है ना पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने पे खुश नहीं है। उसने कहा है कि भई ये चाइना ने है ना वो अपना सरसों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को यहाँ से निकाला है। तो मतलब दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का ख्याल है कि जी अमेरिका ने जो जिस तरह रजीम चेंज के बाद और उसके बाद एक तरीके से पाकिस्तान को है ना वो ऑब्लाइज किया है, ग्रे लिस्ट से निकाला है। और जबकि इंडिया का कहना है कि भाई चाइना ने लॉबिंग करके पाकिस्तान को यहाँ से निकाला है ग्रे लिस्ट से। तो इंडिया भी यकीनन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है थी कि पाकिस्तान जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में आया। उसने कहा कि जी उसने ऐसे कोई कवानीन नहीं बनाए, अगर आप इंडियन चैनल्स देखें, कि जिसकी बिना पे जो है ना इसको यहाँ से निकाला जाता। बाकी आपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, दूसरे पीडीएफ और इंटरनेशनल मैगजीन वगैरह शेयर करते हैं। तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पिछले दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। और ज्वाइन करना हो तो आप हमारा 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।